स्टूडेंट्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लैब में बनाने के तरीके को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। यानी कि कुल मिला के आज हमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सीखनी है। अब ये टेक्नोलॉजी सिखाने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, ध्यान रखना उस कॉन्सेप्ट को, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगी। देखिए, बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड बनाने के दो तरीके होते हैं। कोई भी सेल है वो न्यूक्लियोटाइड दो पाथवे से बनाती है। एक होता है सॉल्वेज पाथवे, और दूसरा होता है डिनोवो पाथवे। डिनोवो पाथवे। किसी रीजन से अगर कोई सेल सॉल्वेज पाथवे यूज ना कर पाए तो वो डिनोवो पाथवे यूज कर लेगी, यानी कि अल्टरनेटिवली कोई भी एक यूज कर लेगी इनमें से, ठीक है, और अपने न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो थोड़ा सा डीएनए के बारे में सीखो यार, पढ़ो, पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स से ही डीएनए बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी स्पेसिफिकली प्यूरिन की जब बात होती है, प्यूरिन, पायरिमिडिन, तो उनके सिंथेसिस में इन पाथवेज का यूज होता है, ठीक है। सॉल्वेज पाथवे के अंदर एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज HGPRT, और इसीलिए इसको बोलते हैं HGPRT पाथवे, मतलब किसी का दूसरा नाम है HGPRT पाथवे। HGPRT का मतलब है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। आई रिपीट, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के बगैर बात नहीं बनती अगर ये पाथवे चलाना है तो, ठीक है। उधर है डिनोवो पाथवे। तो इन दोनों पाथवे का काम क्या है? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करना। जब न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तभी तो एक का सेल का जो डीएनए है वो कॉपी कर पाएगा और सेल डिवाइड हो पाएगी। यानी कि सिंपली अगर बोलें तो ये पाथवे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। दीज पाथवे हेल्प इन सेल डिवीजन। दीज पाथवे हेल्प इन सेल डिवीजन इनडायरेक्टली, ठीक है ना। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। उसके बाद अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं एक्चुअल प्रोसेस क्या है। देखो भाई, हमने क्या किया है, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर अगेन एपिटोप दिखाते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर 4 एपिटोप है या 3 ले लो, और आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आपके लिए छोटा रहेगा लेक्चर, ठीक है। मान लो इस एंटीजन के पास में 3 डिफरेंट एपिटोप है। 3 एपिटोप, 1 2 3, ओके। हमने क्या किया, इस एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया एक चूहे के अंदर। अब चूहा बनाना है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ। हमने इसको इंजेक्ट कर दिया, ट्राई करते हैं बनाने की, पता नहीं क्या बनेगा मेरे से। कोशिश की है बच्चों। हमने क्या किया, इस एंटीजन को जिसके ऊपर 3 एपिटोप है, हमने चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया, और कुछ टाइम के बाद में हमने इस चूहे का स्प्लीन आइसोलेट कर लिया। हमने इस चूहे का क्या आइसोलेट कर लिया, बाहर क्या निकाल लिया, स्प्लीन। क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आइसोलेटेड स्प्लीन? क्योंकि बच्चों जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो आपको पता है बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, और बी सेल रहती कहां पे है, स्प्लीन। ये घर है, दिस इज द रेजिडेंस, दिस इज द रेजिडेंस। तो यहां पे जो बी सेल होंगी, हमें वो बी सेल्स चाहिए, क्योंकि वो बी सेल इसको रिस्पोंड कर रही है, वो बी सेल इसको
इसके साथ बाइंड हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने उन बी सेल्स को उस सप्लीन में से अलग कर लिया। वी आइसोलेटेड दोज बी सेल्स। ओके, अब क्योंकि ये बी सेल इन एंटीजेंस के रिस्पोंड में बनी है, 3 तरह की बी सेल बनी है यहाँ पे। आप बोलोगे सर बी सेल तो एक ही तरह की होती है, आप 3 तरह की कैसे बोल रहे हो? बी सेल एक ही तरह की होती है, लेकिन 3 तरह की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग एपिटोप के लिए इनके पास अलग अलग 3 अलग अलग रिसेप्टर हैं। मान लीजिए इस वाले एपिटोप के लिए फॉर एग्जांपल इस बी सेल के पास में इस तरह का रिसेप्टर होगा जो इसके साथ लॉक हो सकता है, ये एक टाइप हो गया। इसके पास में इसके लिए मान लो इस तरह का रिसेप्टर होगा जो इसके साथ लॉक हो जाएगा, और तीसरी के पास में इससे लॉक होने के लिए कुछ इस तरह का रिसेप्टर होगा। ओके, तो 3 टाइप की बी सेल्स प्रोड्यूस हो चुकी है और हमने उनको अलग कर लिया है। अब हमें इनको ग्रो करवाना है, ग्रो करवा के इनसे बहुत सारी एंटीबॉडीज बनानी है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये आती है, अब इन बी सेल्स के बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली, और वो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी सेल है इनका जो लाइफ स्पान है दैट इज वेरी लेस, दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। 2 से लेकर के 7 दिन का लाइफ स्पैन है, 2 to 7 डेज का। ठीक है, तो 2 to 7 डेज में हमें उतनी एंटीबॉडीज नहीं मिल पाएंगी जितनी हमें चाहिए। पूरी कंट्री में सप्लाई करनी होती है, वर्ल्ड वाइड सप्लाई करनी होती है। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो बी सेल्स हैं वो लगातार 2 से 7 दिन के बजाय महीनों महीनों तक खराब ही ना हो और ये लगातार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती जाएं, कुछ ऐसी चाहिए हमें। बट ये तो 2 से 7 दिन में मर रही है यार, बात नहीं बनेगी, है ना। तो देखो बच्चों, अच्छा इसके बारे में एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, ये HGPRT पॉजिटिव है। दीज आर HGPRT पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये सॉल्वेज पाथवे का यूज करके आराम से अपने आप को डिवाइड कर सकती है, सेल डिवीजन कर सकती है HGPRT पॉजिटिव की हेल्प से। ओके, तो ये 2 बात हमने समझ ली कि बी सेल शॉर्ट लाइफ स्पान है और वो HGPRT यानी कि सॉल्वेज पाथवे का यूज करके सेल डिवीजन करेंगी। हमें इस कमी को दूर करना है। ये शॉर्ट लाइफ स्पान की कमी को हम कैसे दूर करेंगे? तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने इसका एक फ्रेंड ढूंढा, इसका एक मित्र ढूंढा जिसका नाम है माइलोमा सेल। जिसका नाम क्या है बच्चों? माइलोमा सेल। व्हाट इज माइलोमा सेल? माइलोमा सेल कुछ और नहीं है, माइलोमा सेल एक तरह की कैंसरस बी सेल है। माइलोमा क्या है? माइलोमा सेल क्या है? कैंसरस बी सेल है। ओके, और कैंसरस बी सेल की खास बात यह होती है बच्चों कि वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहती है, वो लगातार डिवाइड करती रहती है। ठीक है, इमोर्टल होती है। दीज आर इमोर्टल यानी कि अमर। एक बात यानी कि इनकी ये अच्छी बात है, तो हम इसका ये गुण, ये प्रॉपर्टी बी सेल को देंगे। ओके, कैसे देंगे वो भी थोड़ी देर में समझेंगे। तो माइलोमा सेल इमोर्टल सेल है, कैंसरस बी सेल होती है, लगातार डिवाइड कर सकती है, और ये जो सेल होती है ये HGPRT नेगेटिव होती है। HGPRT नेगेटिव होती है, यानी कि सॉल्वेज पाथवे से तो डिवाइड नहीं कर सकती, बट कोई बात नहीं, डिनोवो पाथवे का यूज कर सकती है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी सेल या तो HGPRT पाथवे यूज करेगी या डिनोवो पाथवे का यूज करेगी। तो इसका HGPRT वाला एंजाइम तो काम नहीं करता क्योंकि ये कैंसरस सेल है, ये डिनोवो पाथवे का यूज करके अपना डिवीजन कर सकती है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली है। हमें अब क्या करना है, हमें इस सेल को बी सेल के साथ में फ्यूज कर देना है ताकि इसके गुण उसके अंदर आ जाए। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी यानी कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को ये यूज कर सके। हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे हम इन दोनों सेल्स को फ्यूज करवाएंगे। तो एक बी सेल को माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल देयर आर कुछ और माइलोमा सेल्स बना लेते हैं हम। दोनों को फ्यूज करवाने के लिए बच्चों हमें एक
केमिकल चाहिए होता है, और वो केमिकल जो है वो पार्टी शार्टी में बड़ा यूज़ होता है। आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, बताओ। पार्टी में वो क्या बनाते हैं गिलास में? हाँ, इसको बड़ा पता है, पैग। एक्चुअली ये एक केमिकल है बच्चों, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये वो वाला शादी वाला पैग नहीं है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। इस केमिकल की एक खास बात होती है कि ये दो सेल को फ्यूज कर सकता है। ये दो सेल को क्या कर सकता है? फ्यूज कर सकता है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो माइलोमा सेल बी सेल के साथ क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये बी सेल है और दिस इज माइलोमा सेल। ओके, ये फ्यूज हो गए हैं, इस टाइप की एक सेल बन गई। इस सेल को, क्योंकि ये दो सेल के मिक्सचर से बनी है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट हाइब्रिडोमा सेल। तो बच्चों अब मुझे आप खुद बताओ, यहां पे कितने तरह के हाइब्रिडोमा सेल बनने चाहिए? देखो, जितने टाइप की बी सेल होगी उतने टाइप के हाइब्रिडोमा बन जाएंगे। यहां पे 1 2 3 रिसेप्टर के हिसाब से यहाँ पे 3 टाइप की बी सेल है। तो यानी कि मान लो ये एक हाइब्रिडोमा सेल होगी जिसके ऊपर इधर वाली, मान लो ये इधर से बी सेल है, इधर से ये माइलोमा सेल है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। देखो, दीज आर माइलोमा सेल्स। और एक तरफ बना लेते हैं हम, दीज आर बी सेल्स। ओके, और हमने इनको करवा दिया फ्यूज। किस एंजाइम, सॉरी किस केमिकल के हेल्प से? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। पैग मरवा दिया भाई दोनों सेल्स को। भाई पैग मरवा दिया तो अब ये और अच्छे दोस्त बन गए, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये बनेगा हाइब्रिडोमा सेल। तो इधर से माइलोमा सेल, उधर से बी सेल, ये हो गए मिक्स। ओके, ये इधर वाली का न्यूक्लियस है, ये बी सेल का न्यूक्लियस है। सिंपली दिस इज हाइब्रिडोमा सेल। अब मान लीजिए मैंने बताया था आपको 3 टाइप की यहाँ पे बी सेल बन रही है एपिटोप के हिसाब से। अगर एपिटोप 4 होते तो यहाँ पे 4 तरह की बी सेल दिखा देते, 2 एपिटोप दिखाई होते एंटीजन पे, दो तरह की बी सेल दिखानी पड़ती। गॉट इट? तो मान लो कि यहाँ पे ये वाली बी सेल इसके अंदर इंक्लूड है इस तरह टाइप की, ठीक है। तो ये एक टाइप की हाइब्रिडोमा सेल होगी। ऐसी बहुत सारी हाइब्रिडोमा सेल बनी हुई होंगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही ले रहे हैं, बहुत सारी सेल्स होती है वहाँ पे। सिमिलरली मान लो ये सेकंड वाली जब माइलोमा सेल के साथ मिलेगी, या कलर भी चेंज कर देते हैं यार, क्या दिक्कत है, चलो एक ही रखते हैं, ये लीजिए। सो दिस इज हाइब्रिडोमा सेल नंबर 2, cell number 2, which has this type of receptor. Okay, और ये थर्ड वाली जो है इसका भी दिखा देते हैं कुछ ना कुछ। दिस इज हाइब्रिडोमा सेल नंबर 3। तो 3 टाइप के हाइब्रिडोमा हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। बट कुछ ऐसी माइलोमा सेल्स भी हैं जो नहीं फ्यूज हुई होंगी, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में जरूरत नहीं कि 100% रिजल्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ माइलोमा सेल ऐसी भी बच गई होंगी जो अनफ्यूज्ड है, जो बी सेल के साथ में नहीं मिली है। कुछ बी सेल ऐसी बच गई है
जो माइलोमा सेल के साथ में फ्यूज नहीं हो, सो दीज आर अनफ्यूज्ड सेल, अनफ्यूज्ड बी सेल्स, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, दीज आर अनफ्यूज्ड myeloma cell, these are unfused B cells. ओके अब एक बात बताओ, हमारा काम जो है, हमारी एंटीबॉडी सिर्फ इनसे बननी है, हमें ये सिर्फ इनकी जरूरत है, हमें इनकी और इनकी जरूरत नहीं है, और एक्चुअल में ये बचने वाली भी नहीं है। देखिए सबसे पहले बी सेल की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बी सेल है इनका लाइफ स्पान छोटा था 2 से 7 दिन, तो ये ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। 2 से 7 दिन के बाद में ये ऑटोमेटिकली दे विल डाई सून, ठीक है। तो ये तो मर चुकी है सारी की सारी। अब हमारे पास 2 तरह की सेल बची है, हाइब्रिडोमा एंड माइलोमा। माइलोमा को एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करनी है, तो हम इसके ऊपर अपना कल्चर क्यों वेस्ट करें। जब हम इनको ग्रो करवाएंगे बच्चों, तो हमें एक खास तरह का न्यूट्रिशन देना पड़ता है इनको, ठीक है। वो न्यूट्रिशन हम इसको क्यों दें, क्योंकि जब ये एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस नहीं करेगी तो हम इसके ऊपर खर्चा क्यों करें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको भी उड़ाना चाहते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट मिक्सचर को एक प्लेट में डालेंगे। बी सेल तो ऑटोमेटिकली मर जाएगी 2 से 7 दिन के अंदर। माइलोमा सेल के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक मीडियम जिसको बोलते हैं बच्चों हैट मीडियम, व्हाट वी कॉल हैट मीडियम, ठीक है। इस मीडियम की खास बात क्या है, हैट मीडियम की खास बात ये है, देखो माइलोमा सेल के बारे में एक पॉइंट बताया था मैंने आपको कि ये HGPRT नेगेटिव है, यानी कि HGPRT पाथवे से, सॉल्वेज पाथवे से ये डिवाइड नहीं हो सकती है। तो ये क्या करती थी, ये यूज कर रही थी डी नोवो पाथवे, ओके। अगर हम इनका डी नोवो पाथवे ब्लॉक कर दें तो ये डिवाइड ही नहीं होगी और ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। तो हमने हैट मीडियम यूज किया और इस हैट मीडियम के कारण इनका डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाता है। हैट मीडियम क्या करता है, ब्लॉक डी नोवो पाथवे, और उसके कारण ये गिनी चुनी सेल्स होंगी, वो ज़्यादा मीडियम यूज भी नहीं करेंगी और ये आगे डिवाइड नहीं कर पाएगी, यानी कि इनका डिवीजन रोक दिया हमने बाय हैट मीडियम, ठीक है। तो एक तरीके से गिनी चुनी सेल्स है, ज़्यादा खर्चा वगैरह ये नहीं करवा पाएंगी, तो हमें इनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी साइड हो चुकी है। अब हमारी बची है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल। अब हम क्या करेंगे, इनको करवाएंगे स्टूडेंट्स हम कल्चर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों हाइब्रिडोमा को 3 अलग अलग वेल्स के अंदर डालेंगे। हम एक स्पेशल प्लेट लेंगे और इस प्लेट के अंदर मान लीजिए देयर आर 3 वेल्स। दिस इज फर्स्ट वेल, ये गड्ढे से बने हुए इनको वेल बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट वेल, दिस इज सेकंड वेल, दिस इज थर्ड वेल। और एक एक हाइब्रिडोमा को इसके अंदर डाल देंगे। मान लीजिए फर्स्ट वाले हाइब्रिडोमा को हमने उठाया और इसमें डाल दिया, ओके। दिस इज फर्स्ट हाइब्रिडोमा सेल। यहां पे हमने सेकंड वाले को डाल दिया, और अगले में हमने अगले हाइब्रिडोमा सेल को डाल दिया, लाइक दिस। तो हमने तीनों हाइब्रिडोमा सेल को 3 अलग अलग वेल में डाला है। अब हम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये हाइब्रिडोमा सेल्स क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी, और माइटोसिस करने से इनकी संख्या बढ़ेगी। माइटोसिस करने से ये माइटोसिस करेगी और माइटोसिस से इनकी संख्या बढ़ेगी। दे विल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, ओके, दे विल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। इस चीज को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लोनल कल्चर, क्योंकि हम अलग अलग क्लोन की कल्चरिंग करवा रहे हैं, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्लोनल कल्चर या क्लोनल कल्चरिंग, ओके। अब यहां से जो एक ही टाइप की, क्योंकि यहां पे ये वाली जो हाइब्रिडोमा सेल्स है ये सिर्फ इसी एपिटोप को, मतलब कि इस
से रिलेटेड जो भी एपिटोप था उसी वाली एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो यहाँ से जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो एक टाइप की एंटीबॉडीज होगी। उनको हम क्या बोलेंगे, मान लो ये एंटीबॉडीज ऐसे बन रही है, दीज आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये सिर्फ एक ही तरह के जो इसको टारगेट कर रहा है, इस तरह के रिसेप्टर को जो एपिटोप जिससे बाइंड हो सकता है, वैसे ही यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी। दीज आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वैसे ही इससे भी ये भी बनाएगा अलग अलग तरह की एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और ये भी बनाएगा एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एक टाइप से मेरा मतलब है जो एक एपिटोप को टारगेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक एंटीजन पे 3 एपिटोप लिए थे शुरू में, इसीलिए हमारे 3 हाइब्रिडोमा बने और 3 तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। अलग अलग वेल में बन रही है तो इजीली हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। दिस इज द वे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बना सकते हैं। तो लेक्चर जरूर लंबा हुआ है बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसे ही लेक्चर चाहिए, और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी हो तो। थैंक यू सो मच।